अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस की सीरीज़ के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हमारा 12 लेक्चर हो चुके हैं। हमारी कोशिश है कि हम जितनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और मैनेजेरियल जो रोल्स हैं, मैनेजेरियल जो है वो रोल्स के साथ साथ मैनेजर जो है वो किस तरह से अपने टास्क को जो है वो आसान से आसान बना सकता है, और कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो आपके पास मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस हैं और जो मैनेजर्स जो हैं उसको कॉमनली जो है यूज़ करते हैं आपके जो है डे टू डे डिसीजन लेने के अंदर। हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम से आपको जो है वो अवेयरनेस दें। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हम साथ साथ चला रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से मार्केट के अंदर फोर्सेस हैं, जिस तरह हमने आपसे बात की थी कि बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू टेक द डिसीजन, एंड व्हाइल टेकिंग द डिसीजन यू मस्ट हैव टू कैटर द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमने आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में भी हमने आपको थोड़ा सेशन दिया, 2 लेक्चर्स हमने उसको डिस्कस किए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके पास क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रोसेसेस है उनको जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, तो हमारा ये तमाम जो है ये चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। फिर हमने जो है थोड़ी सी बात की, तो हमने बात की कि मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो है माइकल पोर्टर के जो है 5 फोर्सेस मॉडल जो है उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, आप लोगों को वो होपफुली वो चीज़ समझ आई ज़रूर आई होगी। आप हैंड आउट्स के अंदर उसकी और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट ब्राउज करें और आपको उसकी एग्जांपल्स जो हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो आपको जो है मिल जाएंगे। हमने कोशिश की थी कि कोक की एग्जांपल आपको दें, तो कोका कोला की हमने एग्जांपल आप शेयर की थी। आप इसके अलावा और भी एग्जांपल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, और उनको आप जितनी आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, आप एक टॉपिक पर जितने ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितने ज़्यादा उसके बारे में आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी एक टॉपिक के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ग्रिप जो है उस टॉपिक में वो भी आपकी जो है वो भी इंप्रूव होगी। साथ साथ हम थोड़ा अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेज हैं उनको हमने डिस्कस किया था। इन 5 फोर्सेज में जो हमारे पास 5 फोर्सेज थे उसमें जो फर्स्ट हमारे पास वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल राइवलरी। ठीक है, कि इंडस्ट्री के अंदर आपके पास क्या होते हैं, वो कंपिटिटर्स होते हैं, आपके राइवल्स होते हैं। ठीक है, अब वो राइवल्स कौन हैं, वो आपके कंपिटिटर्स हैं। जिस तरह की आप जो है मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है, शायद उनका प्रोडक्ट वैसा ही हो। ठीक है, वो मार्केटिंग कैंपेन में आपसे जो है वो लीड कर रहे हो, या आपके मार्केटिंग कैंपेन को वो जो है कॉपी कर रहे हो। आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है वो जो राइवलरी है जो अमंग द कंपिटिटर्स वो आपके पास हो सकती है। सेकंड जो हमारे पास, और ये थ्रेट होती है एक कंपनी के लिए, आप एक बिजनेस में हैं, आपके राइवल जो है वो आपसे compete करें तो ऑफ कोर्स मतलब वो आपके पास एक इंटरनल थ्रेट है। ठीक है, सेकंड आप क्या करते हैं कि आपके पास जो है बायर जो है, बाइंग पावर। ठीक है, बाइंग पावर ऑफ द बायर, जो बाइंग पावर ऑफ द बायर है वो आपके पास बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और वो इफेक्ट करती है आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी मार्केट के अंदर हैं जहां पे जो बायर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, वो मतलब कि प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो बाय नहीं करता। ठीक है, अगर प्राइस आपके पास कम है तो आपके पास क्या होता है, वो फिर आपके पास उसकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो बाइंग की आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं, और आपके पास वो मतलब एक्सपेंडिचर आपके पास करता है। तो बाइंग पावर ऑफ द बायर, जो बायर की इनकम है उस पर भी डिपेंड करता है। आपके पास जो आपके पास सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी आपके पास होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए कि हमारे हमारे यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। बाहर की कंट्री में अगर आपके पास होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है आपके पास किसी ऑयल प्राइसेस बढ़ाती है, या आपके पास किसी भी कम्योडिटी की कुछ प्राइस है उसको वो ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो लोग जो है वो चीज़ यूज़ करना जो है वो कम कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली अपना डिसीजन जो है वो रिवर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज की एग्जांपल ले लें। ठीक है, एक दफ़ा मेरा मलेशिया का विजिट हुआ, मैंने वहाँ देखा कि उनके ऑयल जो है कुछ सेंट जो है वो ऑयल बढ़ी, तो लोगों ने जो है वो ऑयल यूज़ करना छोड़ा और लोग अपनी बाईसाइकिल्स यूज़ करने लगे। विद इन 2 डेज जो है गवर्नमेंट को कुछ सेंट जो आपके पास मतलब पाकिस्तानी चंद रुपीज़ होंगे, वो गवर्नमेंट को डिसीजन जो है वो वापस लेना पड़ा। तो ये चीज़ आपके पास है कि जो यूनिटी है जो नेशंस के अंदर आपके पास है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और क्वालिटी होती है एक नेशन के अंदर। सिमिलरली हम अगर हमारी बात जो है बाइंग बिहेवियर की है कि बाइंग पावर ऑफ द बायर। ठीक है, कि आपके पास जो बायर है उसका इनकम लेवल, और मैंने जिस आपसे बात शेयर की कि अगर वो प्राइस सेंसिटिव है तो ऑफ कोर्स वो मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें आपके पास जो है बाय नहीं करेगा। हमारे पास जो एक और नेक्स्ट हमारे पास वो हमारे पास थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा आइटम जो कि आपके प्रोडक्ट से जो है वो क्या हो, वो रेलिवेंट हो, आपके प्रोडक्ट से जो है वो मिलता जुलता हो। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट कहला रहा है
उसकी क्वालिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोडक्ट जैसी ही होंगी। बट ये हमारे पास हो सकता है कि शायद वो मार्केट में आपसे जो है वो एक्सपेंसिव दामों पर मिल रहा हो, या आपसे जो है वो कम दामों पर जो है वो आपके पास क्या हो वो मिल रहा हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके पास चीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है, कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स आपके पास वो लोग जो जिनकी बाइंग पावर कम है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ से आपके पास डाइवर्ट करेंगे। अपनी जो नीड है, जो अपनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको जो है वो फुलफिल ऑफ कोर्स उन्होंने करना है। तो आपका प्रोडक्ट अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या करेंगे, आपके पास डाइवर्ट कर जाएंगे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर क्वालिटी में आपके प्रोडक्ट से अच्छा है तो ऑफ कोर्स देन इट बिकम अ थ्रेट, और क्वांटिटी में भी तो और बात है, लेकिन अगर क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी आपसे कम है तो फिर जो है वो थ्रेट नहीं है, फिर तो आपके पास थ्रेट से भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो आपका जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है आपका क्या करेगा, वो कैप्चर आपके पास कर लेगा। आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को देखें, आपका लोकल प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता, बट चाइनीज़ प्रोडक्ट आपके पास देखें, आपके पास प्राइस में भी कम है, क्वालिटी वाइज भी जो है वो अच्छे होते हैं, उनकी जो मार्केट में एक्सेप्टेंस है वो आपके पास जो है लोकल प्रोडक्ट से क्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑफ कोर्स एक फोर्स है, ठीक है, जो कि एक जो है वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को जो है वो डिस्टर्ब करता है, और उसमें जो डिस्टर्ब होने वाली मेन चीज़ें वो आपके पास एक तो प्रॉफिट मार्जिन है, सेकेंडली आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो मार्केट शेयर है। तीसरा बल्कि चौथा इंपॉर्टेंट फोर्स जो हमारे पास है वो हमारे पास है सप्लायर पावर, ठीक है, कि थ्रेट ऑफ सप्लायर्स। अब यहाँ पर सप्लायर आपके पास कौन होते हैं, जो कि आपको जो है मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको कोई ना कोई एक इनपुट चाहिए जो कि वो प्रोडक्ट क्या करेगी, बनाने के लिए यूज करेंगे। अब इनपुट जो है अगर आप खुद जनरेट कर रहे हैं देन इट्स समथिंग एल्स, लेकिन अगर आप इनपुट जो है किसी सप्लायर पे डिपेंडेंट है और सप्लायर जो है आपको सप्लाई कर रहा है वो रॉ मटेरियल या वो एक इनपुट जो है, तो फिर जो है आपका जो सप्लायर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? कि आप जो है डिपेंडेंट है सप्लायर के ऊपर। अगर सप्लायर जो है उस चीज को रोक ले या उसकी चीज की कीमत को बढ़ा दे रहा मटेरियल की, तो ऑफ कोर्स आपको उसके ऊपर जो है कोई भी आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो ये बात है कि अगर आपका सप्लायर जो है वो पावर में ज्यादा है तो फिर आप क्या करते हैं कि आपका कंट्रोल जो है इंटरनली जो है वो लो हो जाएगा। अगर आपके पास सप्लायर अपनी प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की हम बात करें उसके प्राइसेस इंक्रीज करता है तो अल्टीमेट इफेक्ट आपके पास क्या आएगा कि जो एंड प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस आपके पास क्या हो जाएंगे, वो आपके पास इंक्रीज हो जाएंगी। तो जो सप्लायर का कंट्रोल है इसको मोस्टली जो आपके पास है उसको मतलब खत्म होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ सप्लायर का कंट्रोल नहीं होता बल्कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका एंड प्रोडक्ट जो मार्केट में लेकर जाते हैं उनका कंट्रोल भी आपके पास होता है, ठीक है। वो भी आपके जो है प्रोडक्ट की जो डिसेमिनेशन है या जो प्रोडक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कर सकते हैं, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। जहां से उनको जो है कमीशन ज्यादा मिल रहा है वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को क्या उन्होंने क्या हुआ अपने मतलब उन्होंने उनको पीछे कर दिया। तो स्टिल मतलब उनका भी कंट्रोल है, वो भी आपके प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में पहुंचाने तक जो उनका कंट्रोल है। अब इस केस के अंदर जो हमने डिस्कस की थी बात कि अगर हमारे पास सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास जो है वो एक थ्रेट है आपके पास या उनका कंट्रोल है, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करें, हमारे पास जो है जो स्ट्रेटजी हमारे पास है उसको हम बोलते हैं हमारे पास की डाइवर्सिफिकेशन। आप क्या करें कि आप फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन या बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन आप क्या करें, आप करें बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। हमारे पास ये है कि आप क्या करें कि आप जो है अपने सप्लायर को कंट्रोल करें, मीन कि आप अपने रॉ मटेरियल अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा इंटरनली आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं, आपके पास स्टाफ है और आप जो है खुद मैनेज कर सकते हैं, तो क्या करें आप अपनी सप्लाई चेन को खुद मैनेज करें, ठीक है, कि जो आपके पास सप्लाई है रॉ मटेरियल उसको आप जो है खुद जो है वो जो है कंट्रोल करें। लाइक हमने एग्जांपल दी थी आपको मैकडोनल्ड की, कि मैकडोनल्ड आपके पास क्या करते हैं कि पोटैटो जो है उनके अपने फॉर्म्स हैं, वो किसी सप्लायर से बाय नहीं करते बल्कि वो अपने पोटैटोज जो है वो खुद क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने उस चीज को जो है कंट्रोल किया हुआ है। सेकंडली अगर देखें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड, क्या आपके पास मैकडोनल्ड जो है फ्रेंचाइजिंग नहीं आपके पास करता है, ठीक है, दे हैव देयर ओन स्टाफ, ठीक है, उनके पास जो भी चीज बन रही है, जो क्वालिटी डिजायर्ड है और जो क्वालिटी जो है वो कस्टमर को मिलनी चाहिए, वो जो है खुद जो है उसको जो है बनाते हैं, खुद जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास अपना चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, एक उनका स्लॉट है, एक जो भी उनका एक
जो उनकी लोकेशन है वहीं पर क्या करते हैं वो लोग उसको जो है वो सर्व करते हैं। तो आपने देखा कि आपने जो है वो सप्लाई को भी कंट्रोल किया और आपने जो अपनी आउट प्रोडक्ट है आपके पास, आउटकम जो आपके पास है उसको भी आपने जो है वो कंट्रोल किया। तो ये दोनों एंड जो है आपका कंट्रोल होना जो है वो जरूरी है। जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है पोटेंशियल इंट्रेंट या थ्रेट ऑफ मोबिलिटी। अब पोटेंशियल इंट्रेंट आपके पास कौन है? पोटेंशियल इंट्रेंट जो है वो कौन है आपके पास? आप एक प्रोडक्ट है, आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, तो अब जो आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या जो सब्स्टिट्यूट एक आपके पास इंडस्ट्री आई है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री आपके पास आई वो आपके पास क्या है आपके पास? अब वो आपके पास जो है वो इंट्रेंट है न्यू, और वो आपके लिए थ्रेट है। ऑफ कोर्स अगर उनका प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा है तो उसकी एक्सेप्टेंस आपसे ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्केट शेयर है, वो क्या करेगा आपके पास? वो रिड्यूस होगा, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आपका पोर्शन जो है वो लेगा। अब हमने यहाँ पर जो बात की थी वो हमने कहा था कि आपके पास दो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, कि आपके लिए थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट है या नहीं। ये डिपेंड करता है आपके पास दो चीज़ों के ऊपर। एक तो आपके पास है एंट्री और एक हमारे पास है एग्जिट, ठीक है। वो बिजनेसेस जहां पे एंट्री जो है वो मुश्किल हो बहुत ज्यादा, एंट्री वहां पर क्या हो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इस तरह के बिजनेसेस के अंदर आपके पास क्या होगा कि एग्जिट जो है वो भी आपके पास क्या होती है? मुश्किल होती है बहुत ज्यादा। आप एकदम उस बिजनेस से क्या कर सकते हैं? वो एग्जिट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लीजिए कि आप जो है हैवी मशीनरी की इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो हैवी मशीनरी का जो आपके पास बिजनेस है, ठीक है, वहां पे आपके पास क्या है कि हैवी मशीनरी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अब जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आपके पास क्या है? एग्जिट भी इतनी जल्दी आसानी से आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इतनी बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने किया वो एकदम आपके पास क्या होगी? वो सेल या जिस तरह के पास एकदम वो आपके पास जो है वो लिक्विडेट नहीं होगा, वो आपके पास जो भी मटेरियल आपके पास है। इस केस के अंदर आप देखें कि आपके पास जहां पे एंट्री आपके पास मुश्किल है, एंट्री बैरियर आपके पास जहां पर हाई है, जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए आपके पास, वहां पर न्यू एंट्रेंट के चांसेस भी आपके पास क्या है? बहुत ज्यादा कम है। हर बंदा जो है वो इतनी बड़ी चीज के अंदर क्या करेगा? आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेगा। सेकेंडली अगर आप इसका रिवर्स देखें कि वो बिजनेसेस जहां के आपके पास जो है एंट्री आसान है, मीन आसानी से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, वहां पर आपके पास एग्जिट है वो भी आपके पास क्या बहुत ज्यादा आसान है। इस तरह का जब बिजनेस होगा, फॉर एग्जांपल आप एक देखिए मार्केट के अंदर कितने ज्यादा आपके पास क्या किराने की दुकानें खुली होती हैं, तो वहां पे एंट्री आसान है, किराने की दुकान खोलने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। सेल करना चाहते तो आपके पास जो इजिली क्या होता है वो लिक्विडेट भी आपके पास हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि किराने की जो शॉप की बात करें, इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है पोटेंशियल इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी दी कि एक मार्केट के अंदर देखा आपके पास कितनी ज्यादा किराने की दुकानें आपके पास जो है वो खुली हुई आपको जो है वो मिल जाती, क्यों कि आसान है, ठीक है वहां पर। तो जब आपके पास ज्यादा न्यू इंट्रेंट होंगे तो वो आपके पास थ्रेट है, क्योंकि वो आपके पास मार्केट का कुछ ना कुछ पोर्शन लेंगे, और एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा जब आपके पास मार्केट क्या हो जाएगी? वो सैचुरेट आपके पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास आपके पास माइकल 5 फोर्सेस थे, जिनकी मैंने आपको थोड़ी सी समरी बताई। हम लास्ट लेक्चर में तो अच्छा खासा हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा आज का लेक्चर हमारे पास है उसके अंदर हम बात करेंगे वैल्यू चेन मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपके पास वैल्यू चेन क्या चीज है, वैल्यू चेन की मैनेजमेंट आपके पास कैसे होती है, इसकी इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है। फिर इसके साथ हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर द कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज दैट यू हैव समथिंग यूनिक इन योर बिजनेस, और आप जो है मार्केट में जो है वो क्या करना, अपने पास मार्केट शेयर उसको आप क्या करते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आपको जो है वो लेना जरूरी है। फंक्शनल एक्टिविटीज एंड द वैल्यू चेन, हम फिर अपने पास जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं उनको हम लिंक करेंगे अपने पास वैल्यू चेन के साथ। तो हम जो देखें हमारे पास के कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना, एक तो आपके पास ये है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो यूनिक हो, डिफरेंशिएटेड हो, ताकि आपके पास प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो आपके पास क्या हो, वो ज़्यादा हो। आपके पास कोई भी चीज़ यूनिक होगी, अगर दिखने में अच्छी लगती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ जो है पहले आम प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल ना हो, तो ऑफकोर्स आप उसको एकदम क्या करते हैं, वो बाय कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास उसकी यूनिकनेस जो है, जो आइडिया है, आप उसको क्या करते हैं, उसको आप जल्दी से पे करते हो। और आपके पास कोई भी ऐसी यूनिक या इनोवेटिव चीज़ जब होगी तो वहाँ पर आप जो है प्राइस के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो इस तरह की चीज़ आपके पास प्राइस में ऑफकोर्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास आज का टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे हमारे पास कि व्हाट आर द 4 वेज टू क्रिएट अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर,
ठीक है। कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो कस्टमर के साथ रिस्पॉन्सिवनेस उसको आप बढ़ाएं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर बात करेंगे। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, आप अपने प्रोडक्ट एज वेल एज जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको आपके पास बढ़ाएं। ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास ये है कि आप जो है लेस इनपुट लें और आउटपुट आपके पास क्या है वो आपके पास ज़्यादा है। इम्प्रूविंग इनोवेशन, इनोवेशन जो क्रिएटिविटी आपके पास है, जो यूनिकनेस है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो आपके प्रोडक्ट में जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट थिंग लीड्स टूवर्ड्स द कम्पिटिटिव एडवांटेज। इम्प्रूविंग क्वालिटी, अगर आपका पास प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी जो इम्प्रूव करना भी आपके पास क्या है, आपके पास एक कस्टमर अट्रैक्शन का एक सोर्स है। रिजल्ट इन कम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम लोअर कास्ट एंड डिफ्रेंसिएशन, अगर आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज आपके प्रोडक्ट के अंदर है तो ऑल दीज थिंग लीड्स टूवर्ड्स अ लो प्राइस एंड सेकेंडली इनोवेशन, या आपके पास क्या है, डिफ्रेंसिएशन। जो हमारे पास फंक्शनल इनपुट हमारे पास यहाँ पर हैं, आप अगर एक प्रोडक्ट को देखें तो हमारे पास इस प्रोडक्ट के अंदर जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ एंड द वैल्यू चेन हमारे पास जो यहाँ पर है, हम इसको ज़रा वन बाय वन अगर देखें आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या चीज़ है, इनपुट है, देन वी हैव अ चेंज टू, हम उसे प्रोसेस करते हैं, एंड देन वी हैव समथिंग एज एन आउटपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है प्रोसेस देखते हैं। आप अगर फर्स्ट प्रोसेस देखें तो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन है। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट डेवलप कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास कैसी है। टेक्नोलॉजी का जो है वो लेटेस्ट होना, या टेक्नोलॉजी के अंदर जो है जो नई आपके पास इंप्रूवमेंट आई हैं उनको अडॉप्ट करना एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, आपके पास क्वालिटी जितनी यूनिक होगी, क्वालिटी जितनी न्यू होगी आपके पास, तो आपके पास क्या होगी, इफिशिएंसी आपके पास उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, आप अगर एक नई गाड़ी लेते हैं तो आप उसकी फ्यूल कंजम्पशन देखें, और वो गाड़ी जब 10 साल या 6 साल चल चुकी होती है उसके बाद आप उसकी दोबारा ऑयल कंजम्पशन, इंजन ऑयल जो कंजम्पशन है उसको आप चेक करें तो यू विल फील द डिफरेंस। आपके पास जो मशीनरी पुरानी होती चली जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है आपके पास जो है वो आपके पास बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो आपके पास मशीनरी अगर अप टू डेट है, लेटेस्ट है, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो आपके पास क्या होगी, कम से कम आएगी, और जो आपका आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर, हम वो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो फंक्शन है, प्रोडक्ट डेवलप कैसे हो रहा है, किस किस स्टेजेस, किन किन फेजेस से गुजर कर हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को जो है आपने देखना है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है कि जो आपके पास प्रोसेस है उसको आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी इनोवेटिव होना ज़रूरी है। सेकेंडली हम बात करते हैं आपके पास कि मार्केट फंक्शंस। ठीक है, जो आपके पास मार्केटिंग का फंक्शन है वो आपके पास क्या है, आपके पास एक दफ़ा प्रोडक्ट बन गया उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने अब जो है वो मार्केट भी करना है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ क्वालिटी की बात हम नहीं करेंगे कि जो आपके पास कस्टमर के माइंड के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट का इमेज बना हुआ है, जो ब्रांड इमेज है, वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स बाइंग। ठीक है, जो कस्टमर जो बाय कर रहा है उसके अंदर उसकी भी जो है बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है वो कंट्रीब्यूशन है। तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है मटेरियल्स मैनेजमेंट फंक्शन। आप अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास इनपुट चाहिए। इनपुट आपके पास क्या है, वो रॉ मटेरियल है। हमने अभी बात की आपके पास जिस तरह आपके पास पोर्टर 5 फोर्सेज में के सप्लायर जो है वो करते हैं इनपुट आपके पास, जो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो सप्लायर है उसको आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उतना आपके पास होगा मटेरियल मैनेजमेंट फंक्शन आपके पास होगा, बस वो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा। प्रोडक्शन फंक्शन, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके पास जब इनपुट मिलती है तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन के अंदर आपके पास जो एफिशिएंसी है उसका होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आपने बात की कि आपके पास जो प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास जो है वो काम कर रहा है, ठीक, और आप प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या आपके पास एक एक्टिविटी है, तो वहाँ पर आप किस तरह से अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर एक मैनेजरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारे पास ये है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने पास जो है इन्वॉल्व करें एम्प्लॉयज़ को किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, स्ट्रेटजी डिज़ाइन के अंदर, ताकि जो भी आपके पास स्ट्रेटजी है, जो भी आप फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आपके पास टाइमली हो और एक्यूरेट हो। टाइमली और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि आउटकम आपके पास जो है वो अच्छी आएगी और आपके पास सब कुछ अच्छा होगा। आउटकम हमारे प्रोडक्ट के हवाले से, अब प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ यही नहीं कि आपने प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कैसे किया,
प्रोडक्शन के अंदर आपके साथ साथ कि आपके पास जो पैकेजिंग है वो भी आपके पास इस प्रोडक्शन का आपके पास क्या है, आपके पास वो एक पार्ट है कि आपके पास पैकेजिंग कैसी होगी, पैकेजिंग की क्वालिटी कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो तो हमारे पास सेल्स का फंक्शन आएगा कि आप उसे कैसे देखते हैं। प्रोडक्शन के अंदर आपने ये भी देखना होता है कि आप जो है अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बाद उसके अंदर जो आप इंग्रेडिएंट दे रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, या जो उसकी एक्सपायरी डेट है उनको भी आप क्या करें, एक अपने पास ख्याल रखें। प्रोडक्शन के अंदर अगर आपके पास कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स हैं या आपके पास कुछ एम्प्लॉय राइट्स हैं तो उनको भी आपने क्या करना है, फोकस करना है और आपने उन एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, वो सेटिस्फाई करना है। विद टाइम आपके पास चीज़ें जो है वो एडजस्ट होंगी, ठीक है, सारी सारी। प्रोडक्शन जब आपके पास हो गई, आपके पास चीज़ तैयार हो गई, आपके पास पैकेजिंग हो गई एंड नाउ इट इज़ रेडी टू डिलीवर इन द मार्केट, तो आप क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे सेल्स का फंक्शन आता है। अब सेल्स आपके पास यहाँ पर जो है कि आप सेल्स जो है वो कौन से चैनल यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये है कि आप जो है क्या करते हैं, वो रिटेलर्स, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनका आप जो है सहारा लेते हैं, आप अपने प्रोडक्ट क्या करते हैं, मार्केट में लेकर जाते हैं, उनके करते हैं, आप इनके थ्रू क्या करते हैं, आप इनको वो जो है सेल करवाते हैं आप इनको। सेकेंडली जो हमारे पास चीज़ है कि अगर आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके अपने हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके अपने होंगे तो आपके पास आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ कहाँ किस किस मार्केट में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इस वक्त उसकी मार्केट डिमांड क्या है और उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास क्या है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे आपके पास ये चीज़ थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन जो है आप तक जो है वो नहीं होती। तो जितना आप मार्केट के अंदर डायरेक्ट होंगे उतना ही आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़्यादा होगी, मार्केट डिमांड क्या है। अब आपके पास जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका अपना होगा तो जो लास्ट पार्ट हमारे पास है कस्टमर सर्विस फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है कस्टमर फीडबैक की, कि आपके पास जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक गया, वेदर क्लाइंट इज हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट और नॉट, क्लाइंट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपके पास क्या है। आपके पास क्लाइंट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपके पास आएगा किसके थ्रू, आपके पास फीडबैक के थ्रू। जब आप अपने क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, इसके अंदर हम कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो जो आपके पास ओनरशिप है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट उस कस्टमर की, वो आपके पास क्या होती है, आपके पास बढ़ती है, इंक्रीज होती है आपके पास। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर, कि आपके पास सेल्स के अंदर जो है, सेल्स के अंदर जब प्रोडक्ट मार्केट किया जाए तो उस वहाँ पर आपके पास कस्टमर के तक डायरेक्ट एक्सेस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो फीडबैक आएगा कस्टमर का वो एक्यूरेट होगा और आप दोबारा से चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास फीडबैक लूप है, जब दोबारा से क्या करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन की तरफ आते हैं कि अगर कस्टमर आपके पास कोई चीज़ है उसको जो है वो बताता है जी आपके प्रोडक्ट में जो ये कमी है इसको जो है पावर कम करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की कस्टमर फीडबैक को जो है उसको क्या करें, दोबारा से प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर इनपुट दें और अपने पास इस स्ट्रेटजी को दोबारा क्या करें, आप लोग अप्लाई करें। हम अगर अब इनपुट के अंदर देखें तो हमारे पास जो 3 चीज़ें हैं वो हमारे पास है न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, ठीक है, आप अपना नया प्रोडक्ट या नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्केटिंग रिसर्च और आपके पास है कंपोनेंट पार्ट्स। मार्केटिंग रिसर्च आपके पास हेल्प करती है कि मार्केट के अंदर इस वक्त कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है, और मार्केट में कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो सैचुरेट हो चुके हैं और अब इनकी मार्केट की फिजिबिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मार्केट रिसर्च आपके पास जो है ज़रूरी है जब भी आपको प्रोडक्ट स्टार्ट करने लगे। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए मार्केट रिसर्च इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो है वो सेफ जगह पर लगना वो भी आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो ज़रूरी है। कंपोनेंट पार्ट आपके पास जो है, असेंबली आपके पास जो है, जो कंपोनेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑफ कोर्स आपके पास वो एज एन इनपुट यूज़ होते हैं, ठीक है। चेंज टू हमारे पास, अगर हमारे पास जो इनपुट्स आपने दी हैं वो चेंज टू पीपल एबिलिटीज एंड नॉलेज, मशीन्स, कंप्यूटर्स, फंक्शनल स्किल्स। आपके पास न्यू प्रोडक्ट आइडिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करवाना चाहते हैं या आप जो है एसपीएसएस की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास एक आइडिया है जो कि आपके पास एक अर्निंग का सोर्स है, बट इसकी जो आउटकम आपके पास क्या है, पीपल एबिलिटीज एंड नॉलेज, कि आपने जो है क्या किया कि आपने लोगों के अंदर जो स्किल्स जो है उनको इम्पार्ट किया, उनकी जो ग्रोथ थी उसको आपने क्या किया, उनको आपने जो है वो ज़्यादा बढ़ाया। तो यहाँ पर आपके पास चीज़ देखें, आपके पास के लोगों की स्किल और एबिलिटीज़ का बढ़ना किसी इनपुट के थ्रू हुआ, ठीक है। आपके पास गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पास एजुकेशन प्लान लेकर आती है, बच्चों के जो है फीस माफ़ करती हैं, पढ़ा लिखा पंजाब के थ्रू आप क्या करते हैं, मुफ्त बुक्स बांटते हैं। तो ये एक आइडिया है, उस आइडिया के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो है वो नॉलेज और उनकी एबिलिटीज उनको आप क्या कर रहे हैं, इन्हांस करें। मशीन्स अगर आपके पास जो है वो
कंपोनेंट पार्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपके आउटकम जो है वो आपको मशीन्स आएगी, कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और है। और थर्ड हमारे पास जो है फंक्शनल स्किल्स आपके पास जो है वो आपके पास इंप्रूव होती हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है या आपके पास मार्केटिंग रिसर्च है, आपके उसके थ्रू जो न्यू आइडियाज़ या न्यू अपॉर्चुनिटीज जो उनको आप एक्सप्लोर करते हो, ऑफ कोर्स जो आपकी फंक्शनल स्किल्स हैं वो आपके पास क्या होती है, वो इन्हांस होती है। आउटपुट में आपके पास क्या आएंगे, गुड्स आएंगे और सर्विस। गुड आपके पास क्या है, जो कि आपके पास टेंजिबल मटेरियल्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपके पास है। सर्विसेज लाइक आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, एयरफोर्स हैं, आर्मी है, ये आपके पास सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, आप उन्हें टच नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द नेशन। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वैल्यू चेन के अंदर, वैल्यू चेन मैनेजमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है फंक्शनल स्ट्रेटजीज एंड वैल्यू चेन। फंक्शनल स्ट्रेटजीज आपके पास वैल्यू चेन के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं और किस तरह से जो है आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है थ्रू जो है फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो है उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपके पास लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अगर आपके पास फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं तो फंक्शनल स्ट्रेटजीज आपके पास क्या करती हैं कि वैल्यू चेन के थ्रू क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, और इसके साथ साथ जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में भी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। वैल्यू चेन मैनेजमेंट डेवलपमेंट of a set of functional level strategies that support companies business level strategies and strengthen its competitive advantage। हमने इससे पहले बात की कि हमारे पास कंपनी के अंदर जो है वो 3 लेवल्स हैं। पहला जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास है कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है बिजनेस लेवल, एंड थर्ड हमारे पास जो है फंक्शनल लेवल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल हमारे पास टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारे पास बिजनेस लेवल है वो आपके पास डिवीजन लेवल है, और जो हमारे पास जो है इम्प्लीमेंटेशन लेवल वो हमारे पास है फंक्शनल लेवल। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि हम जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज बना रहे हैं वो हमने क्या किया, हमने उनको लेवल वाइज बना लिया। ठीक है, कि जो हमारे पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज हैं वो हमारे पास इनपुट देती हैं आपको किस लेवल के ऊपर, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, और जो हमारे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी है वो हमारे इनपुट देती हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के अंदर। तो तीनों के तीनों जैसे आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो कनेक्टेड है। तीनों के तीनों स्ट्रेटजीज जो आपके पास हैं इन तीनों लेवल के ऊपर अगर ये परफेक्टली इंप्लीमेंट की जाए और इसके पीछे आपके पास थोड़ी सी प्लानिंग हो, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी सारी प्लानिंग आपके पास हो, और तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके पास प्लान्ड हो, तो आपके पास क्या हो सकता है, एंड आउटकम आपके पास जो है वो अच्छी आ सकती है। या सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे कहें कि आप जो है वो आराम से जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको आप मार्केट में आराम से जो है वो ले सकते हैं। गुड वैल्यू चेन मैनेजमेंट रिक्वायर मार्केटिंग मैनेजर्स टू फोकस ऑन डिफाइनिंग द कंपनी बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर नीड्स। यहाँ पर जो बात फोकस की जा रही है कि आपके पास जो एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर है, ये वैल्यू चेन मैनेजमेंट अच्छी तब होगी जब मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कस्टमर नीड्स को जो है वो इफेक्टिवली जो है उनको क्या करे, वो मतलब हमारे पास एड्रेस करे। ठीक है, ये कंपनी के जो बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर नीड्स वो दोनों जो है वो लाइन होना जरूरी है। आपके पास कोई भी बिजनेस है उसमें अगर आप कस्टमर नीड्स की केयर नहीं करेंगे तो आपके पास ऑफ कोर्स वो बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, आपने सबसे पहले किसको देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर द कस्टमर, कि कस्टमर आपका कौन है, उन कस्टमर के नीड्स और वांट्स क्या हैं, और आप किन किन तरीकों से उसकी नीड्स और वांट्स को क्या कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब ये आप तक बात है और आपने इस चीज़ को जो है वो हर हाल में जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, और आपने इसको इम्प्लीमेंट जो आपके पास है उसको इम्प्लीमेंट आपने करवाना है। ठीक है, आपके पास अब यहाँ जो बात की गई होगी गुड वैल्यू चेन मैनेजमेंट आपके पास तभी होगी जब जो मैनेजर है, ठीक है, वो क्या करे, कस्टमर की नीड्स को समझे और जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर की नीड के मुताबिक क्या करे, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करे, या आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल लेवल फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं। हमने अभी जो बात की हमारे पास व्हाट डू कस्टमर वांट, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि एक अच्छी वैल्यू चेन मैनेजमेंट, हमने कहा जी हमारे पास फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, हम तीनों लेवल के ऊपर क्या किया, अपने पास फंक्शनल स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की ताकि हम क्या कर सकें, अपने वैल्यू चेन को इफेक्टिवली क्या अगर मैनेज किया जा सके उसको, और ताकि वो जो इफेक्टिवनेस है मैनेजमेंट ऑफ द वैल्यू चेन इट हेल्प अस इन गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, वो हमें वहाँ पे हेल्प करे कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उसको लेने में। अब हमारे पास हमने बात की कि कस्टमर की जो नीड्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू कस्टमर वांट, कस्टमर इन एक्चुअल चाहता है हमारे पास क्या है। Although specifying exactly what customer want is not possible because their needs vary from product to product.
It is possible to identify some general product attributes or qualities that most customer prefer. हमारे पास यूनिक हर इंसान और हर इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास क्या यूनिक है, और कस्टमर नीड्स भी आपके पास उस लिहाज से क्या यूनिक है. हर कस्टमर जो है उसकी जो नीड्स हैं या वांट्स हैं वो वेरी करती हैं, ठीक है, रेंज फ्रॉम के प्रोडक्ट आपके पास क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस वक्त आपकी नीड क्या है. इस वक्त आपकी जो नीड है क्या वो फरारी कार है या मोटर बाइक से भी आपके पास जो है काम चल सकता है, ठीक है. बट स्टिल नो मैटर कि आपकी जिस वक्त रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं तो फरारी कार भी आपकी नीड जो है उस वक्त हो सकती है, ठीक है. लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपके पास शायद साइकिल या आपके पास मोटर बाइक या आपके पास इस वक्त क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे वो आपके पास पूरा कर रहा होगा. तो आपके पास कस्टमर के नीड्स को जो है जज करना इट्स नॉट ईजी, ठीक है. ख्वाहिशात तो हर बंदे की हैं, हर बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरे पास ये चीज़ हो, तो आपके ख्वाहिशात के ऊपर या ख्वाब देखने में कोई आपके पास पाबंदी नहीं किसी ने लगाई है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास यही बात है कि आपके पास जो कस्टमर नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा ईजी आपके पास नहीं होता. तो कस्टमर के नीड्स जो हमने कहा उनको आइडेंटिफाई करना इजी नहीं, बट देयर आर फ्यू एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज विच मोस्ट ऑफ द कस्टमर प्रेफर. हर कस्टमर चाहेगा कि जो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है उसके अंदर जो है यूनिकनेस जो है या आपके पास जो 5 क्वालिटीज हैं इनका होना जरूरी है. पहली हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है जी, अ लोअर प्राइस टू द हायर प्राइस. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अ लोअर प्राइस टू अ हायर प्राइस. जो आपके पास प्रोडक्ट रेंज है उसकी कुछ लो प्राइस वाले प्रोडक्ट हों, कुछ हाई प्राइस, मतलब आपके पास यही नहीं कि एक ही प्रोडक्ट है उसकी लोएस्ट प्राइस है उसमें आपके पास अच्छी. आपके पास नाउ इट्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी. अगर आपके पास चाइना के अंदर आप देखें, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर आपके पास एक प्रोडक्ट जो है उसकी 5 से 7 किस्में होती हैं. अच्छी जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री में चली जाती है, उससे थोड़ी लोएस्ट हो डेवलपिंग में, और जो आपके पास उससे भी ज़्यादा लो क्वालिटी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. बट आपके पास वो चीज़ जो है प्रोडक्ट जो आपके पास जो है वो अवेलेबल आपके पास होता है. फॉर एग्जांपल आप लेज़र देखें, आप जाएँ बाजार में आपको लेज़र बीम वाली जो है वो आपके पास 100, 50, 60 की मिल जाती है आराम से, ठीक है. लेकिन वही आप अगर वही चीज़ आप अमेरिका से देखें तो उसकी क्वालिटी एंड दिस दैट फंक्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, उनका आपके पास क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा. तो ये चीज़ आपके पास क्या है वो मैटर करती है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस आपके पास फैक्टर है. सेकंड आपके पास है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, कि जो आप अपने क्लाइंट को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो मार्केट में अपने पास प्रोडक्ट भेज रहे हैं, उसकी क्वालिटी आपके पास क्या है. अगर आपके पास अब हमारे पास देखें जो कस्टमर नीड्स हैं वो सेटिस्फाई तो हो जाएंगी, ठीक है. आपके पास इनकम लेवल कस्टमर का डिफरेंशिएट करता है. अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस लो है, क्वालिटी लो है, तो आपके पास जो लो इनकम वाला है उसकी इतनी रेंज नहीं, वो हाई क्वालिटी खरीदेगा. तो क्या करेगा, आपके पास जो है वो प्रोडक्ट तो आपका ले लेगा, बट जो है प्रेफरेंस उसकी नहीं होगी वो वाली प्रोडक्ट, क्योंकि क्वालिटी पे आपने क्या किया, कंप्रोमाइज किया. अब यहाँ पर अगर आप अच्छी क्वालिटी देते हैं तो कस्टमर जो क्या करेगा, आपको उस अच्छी क्वालिटी की जो प्राइस है वो भी आपको क्या करेगा, पे करने के लिए जो है वो तैयार आपके पास होगा. तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस की हमने बात की. सेकंड हमने कहा कि आपके पास जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो क्विक सर्विस एंड गुड आफ्टर सेल सर्विसेज. यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है कि गुड सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, क्विक सर्विसेज वो आप दें. आप अगर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट आया हॉस्पिटल, आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं, इमरजेंसी में आप कैसे लेकर गए, ऑपरेट करने, जो भी आपके पास अब यहाँ पर फैसिलिटेशन है वो आप उसको देखते हो और देते हो, आप उसे कहाँ फैसिलिटेट करते हो, क्विक सर्विस आप कैसे देते हैं. सेकेंडली आपने बात की गुड आफ्टर सेल सर्विसेज. वंस यू ऑलरेडी सोल्ड योर प्रोडक्ट एंड नाउ योर प्रोडक्ट इज विद द कस्टमर एंड इफ ही हैज सम प्रॉब्लम देन गुड आफ्टर सेल सर्विस रियली सर्व द पर्पस, ठीक है. जो गुड आफ्टर सेल सर्विस है क्या वो आप दे रहे हैं कस्टमर के नहीं. इसकी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दी होगी कि आपके पास गाड़ियां मार्केट में भेजी गई. अब आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनी. गाड़ियां हुई आपके पास कोई मार्केट में निकालेंगे और वो गाड़ियां हज़ारों के हिसाब से थी, बट उस गाड़ी के जो क्लच प्लेट था उसके अंदर कुछ इशू आ रहा था. वो एक गाड़ी का नहीं, वो आपके पास काफ़ी सारी गाड़ियों का आपके पास क्या है, आपके पास उसके इशू जो आपके पास आ रहा था. और वो काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी थी जो मार्केट में आपके पास आई, बिल्कुल नया मॉडल. तो विद इन 1 ईयर इतनी कंप्लेंट्स उनको मिली कि आपके पास क्या किया उन्होंने, आपके पास कि उन्होंने तमाम की तमाम गाड़ियां जो हैं
वो मार्केट से उठा ली और वापस उसको अपनी कंपनी में ले और कस्टमर को पूरे के पूरे पैसे आप क्या उन्होंने उनको जो है वो रिफंड किए। तो यहाँ पर हमारे पास गुड आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। अब आफ्टर सेल के बाद भी आपने कस्टमर के साथ इतना इंटरेक्ट रहना है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जो आपका वारंटी पीरियड उसके अंदर आप क्या करें, एटलीस्ट क्या करें कि अपने कस्टमर को क्या करें, आप सेटिस्फाई करें। तीसरी चीज हमारे पास है प्रोडक्ट विद मैनी यूजफुल और वेरिएबल फीचर। Whatever product you have, your product must be differentiated from your competitive projects. आपके पास जो प्रोडक्ट है आपके कंपटीटर प्रोडक्ट से वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होगा उसके बाद आपके पास कि जो आपके पास प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास यूनिक होने चाहिए। वो आपके पास अगर आपकी प्रोडक्ट की जो खसूसियात हैं वो वही हैं जो आपके कंपटीटर्स की प्रोडक्ट की खसूसियात हैं तो कोई भी बंदा आपका प्रोडक्ट जो है नहीं लेगा। आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरों से क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। अब आपके पास एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बहुत बूम है, ठीक है। आपके पास हर बंदे के पास दो मोबाइल हैं आजकल, तो एक का जमाना रहा, पहले एक नहीं होता, अब दो आपके पास हैं, दो सिम आपके पास चल रही हूँ। कई लोग कॉल के लिए कुछ और मोबाइल यूज करते हैं और आपके पास SMS या GPRS पैकेज के लिए दूसरा मोबाइल यूज। आपके पास क्या है कि आपके पास जो फीचर्स हैं एक कंपनी की दूसरी तरफ अच्छे हैं, दूसरी तरफ नहीं अच्छे। तो आप क्या करें, दोनों फीचर से आपने फायदा उठाना, आपने कॉल भी करना है, आपने GPRS यूज करना, अपने SMS पैकेज भी यूज करने हैं। तो व्हाई नॉट SMS पैकेज के लिए GPRS के लिए ये रख लेता हूँ और कॉल के लिए मैं ये रख लेता हूँ। तो आपने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया उन पैटर्न्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का। तो आपके पास प्रोडक्ट हो बट उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मस्ट बी डिफरेंशिएटेड एंड यूनिक। प्रोडक्ट दैट आर टेलर्ड टू देयर यूनिक नीड्स। सम टाइम क्या करना पड़ता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो टेलर करना पड़ता है, उसको आपको रीडिजाइन करना पड़ता है किसके मुताबिक, आपके पास जो क्लाइंट की या कस्टमर की यूनिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। आप प्रोडक्ट अपने लिए नहीं बना रहे, आप प्रोडक्ट मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको कस्टमर की नीड्स जो है उनकी जो है जजमेंट होना जरूरी है, कस्टमर की नीड्स क्या है, फिर क्या करें आप अपने प्रोडक्ट के आप उनको जो है वो बनाएं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपके पास हम कस्टमर के ऊपर बात कर रहे हैं, व्हाट आवर कस्टमर्स वांट, ठीक है, कि कस्टमर की वांट्स कैसे आइडेंटिफाई होती हैं। फिर हमने 5 चीजें डिस्कस की कि कस्टमर एटलीस्ट जो भी बाकी कुछ है इन 5 फीचर्स के ऊपर उसका जो फोकस आपके पास वो ज्यादा होता है। उसमें हमने आपके पास बात की किस चीज की, प्राइस की, क्वालिटी की, आफ्टर सेल सर्विसेज की, फिर प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूएबल फीचर की, और फिर आपके पास जो है कस्टमर की यूनिक नीड को पूरा करने के लिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारे पास एक टेक्निक है दैट यूज IT टू डेवलप एन ऑन गोइंग relationship with customer to maximize the value of an organization can deliver to them our time। ठीक है, आप अपने कस्टमर के माइंड में जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू उसको आप इन्हांस करना चाहते हैं, एक IT टूल है जो आप यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, अपने पास कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है मैनेज करने के लिए। आप पाकिस्तान के अंदर शायद आपके पास चैन वन स्टोर या कुछ अच्छी बुटीक्स वगैरह शायद ऐसा करती हूँ। बाहर आपके पास क्या, जब आप जाते हैं तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द मेंबरशिप बिफोर यू स्टार्ट योर शॉपिंग। मेंबरशिप, वो मेंबरशिप को कुछ सेंट्स या कुछ डॉलर्स में आपके पास मेंबरशिप आपको मिल जाती है। मेंबरशिप अपने पास ईमेल एड्रेस, मोबाइल फोन, आप अपने पूरा रिकॉर्ड के पास जमा करते हैं। अब उस मेंबरशिप के ऊपर आपके ऊपर डिस्काउंट भी आपको मिलता है जो भी कुछ आप जो है प्रोडक्ट जो है परचेज करते हैं। अब आपके पास जब आपके पास ईद वगैरह आती है या कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेल्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो आपको खुद ब खुद मैसेज कर देते हैं, ये हमारे स्टोर के ऊपर जो है ये फलानी सेल्स आपके पास क्या अवेलेबल है, या आपके पास चीज़ जो है आपके पास इसके अंदर हमने इतना जो है डिस्काउंट दिया। तो ऑलरेडी आप कस्टमर के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको आप इनहांस कर रहे हो, उसको रिमाइंडर दे रहे होते हो, ठीक है। कस्टमर अगर भूल गया कि सेल्स स्टार्ट होने वाली तो आप क्या करते हो, उसको रिमाइंड करते हो, हाँ जी हमारे पास जो सेल्स है वो हमारे पास क्या होने वाली है, वो स्टार्ट होने वाली है। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है। बेनिफिट्स हमारे पास जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हमारे पास क्या है नंबर ऑफ एडवांटेजेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम लैंड। फर्स्ट हमारे पास है डिक्रीज कास्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। Data enable companies to correctly identify their target audience and to focus all the marketing effort on that particular group of people। आपके पास जो मार्केट है वो स्कैटर्ड होती है, आप पूरी की पूरी मार्केट को टारगेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है वो एक कस्टमर के सेगमेंट को क्या करता है, आपके पास फोकस कर रहा होता है बनिस्बत के तमाम ओवरऑल पॉपुलेशन को जो है वो क्या करे, उसको जो है वो फोकस करे। अब यहाँ पर जब आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगी और आपके पास कस्टमर के तमाम रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे तो आपको कस्टमर से इंटरेक्शन करने के बजाय आप क्या करते हैं कि उन्हीं रिकॉर्ड से आप क्या करते हैं कि इस जो कस्टमर की जो चॉइस है वो ये है, डाटा आपके पास तमाम का तमाम आ रहा होता है, ठीक है, थ्रू दैट कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी कस्टमर शॉपिंग के लिए आपका मेंबरशिप कार्ड यूज कर, उससे आप उसके डिटेल्स क्या करते हैं, सारी वो अपने पास स्टोर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप अपने कस्टमर को जो है उन्हीं कस्टमर को टारगेट करेंगे
जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आपके पास क्या है वो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आप हर प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, बल्कि आप सिर्फ वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे जो आपकी नीड होगी। तो जब आपकी नीड जो है वो क्लाइंट को या मार्केटर को पता चल गई, तो वो क्या करेगा कि अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करेगा, डिजाइन करेगा। और मार्केट कैप्चर करने का आसान तरीका भी आपके पास यही है कि आप ओवरऑल पॉपुलेशन को फोकस करने के बजाय आप क्या करें, अपना जो फोकस है उसको आप डाइवर्ट करें किसके ऊपर, एक सेक्शन के ऊपर या एक सेगमेंट के ऊपर। जब आप एक सेगमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो आप उस सेगमेंट के जो नीड्स हैं या जो वांट्स हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उन्हें अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, डिलीवर कर पाएंगे। अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहां पर आपको जो वर्कआउट है वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा और शायद आप उस तरह से इफेक्टिवली एक अच्छी स्ट्रेटजीज डिजाइन ना कर सके जो कि कस्टमर अट्रैक्शन आपके पास क्या हो वो सोर्स बने। सेकेंडली आपके पास है इंक्रीज सेल्स, एनालाइज करंट कस्टमर सर्विसेज प्रैक्टिसेस एंड कैन बी यूज्ड टू पिन पॉइंट शॉर्टकमिंग एंड एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। अब आपके पास देखें, आपके पास जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो आपके पास हेल्प करते हैं आपको कि आपके पास कस्टमर की आपके पास जो किन किन एरियाज के अंदर आप जो हैं वो शॉर्टफॉल आपकी या किन किन एरियाज के अंदर आप जो हैं वो आपकी वीकनेसेस जो हैं वो हैं। ठीक है, और उन शॉर्ट कमिंग्स को आप क्या करते हैं कि इम्प्रूव करते हैं। बेटर कस्टमर सर्विसेज विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द हाई सेल वॉल्यूम। अगर आपके पास पता चल जाए कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये इश्यूज हैं या ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफ कोर्स जब कस्टमर के साथ उनका रिलेशनशिप मैनेज हो रहा है और कस्टमर का डाटा आपके पास थ्रू मार्केटिंग रिसर्च आ रहा है और कस्टमर जिन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है आपके प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को, अगर आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास कस्टमर जो है वो आपके पास दोबारा भी आएगा, क्योंकि आपने कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर क्या किया कि जो प्रॉब्लम थे कस्टमर के अंदर, जो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर, उनको आपने क्या किया, उनको आपने खत्म किया और आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के उसको आपने इन्हांस किया। जब आप इस तरह की कस्टमर को फीडबैक देंगे कि आपकी रिक्वेस्ट पर हमने चीज खत्म की, ठीक है, या जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उनको हमने ओवरकम कर दी, तो अब कस्टमर आपके पास क्या होगा, वो जो है कस्टमर की लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी, आपके पास वो बढ़ेगी। इंक्रीज एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज कैन असेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्विकली एंड प्रोसेसेस, ठीक है, एंड प्रोसेसेस कैन बी ऑटोमेटेड। आपके पास एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके पास तमाम आईटी बेस्ड सिस्टम्स हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ साथ आपके पास होगा एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी होगी आपके पास क्योंकि इन्हांस होगी, क्योंकि आपके पास जो डाटा है कस्टमर का वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा होगा और आप इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली और इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, मॉनिटर करने के साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। बेटर एंड मोर एक्यूरेट डाटा, आपके पास एनालिस्टिक एंड रिपोर्टिंग अलाउ द सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज टीम टू वर्क टुगेदर एंड इंट्रोड्यूस इंप्रूवमेंट। अब आपके पास यहाँ पे क्या आपके पास हो रहा है कि आपके पास कस्टमर भी है, आपके पास जो मार्केटर्स हैं वो भी है, आपके पास जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो भी आपके पास है। जब आपके पास तीनों के तीनों स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होंगे और आपस में डिस्कस करते हैं तो इस तरह की डिस्कशंस आपके पास क्या होती है, फ्रूटफुल होती है कि कस्टमर के एंड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्ट की वो भी आपको समझ आ जाती हैं और उसके साथ साथ आपके पास क्या है कि इकट्ठा काम करने से जो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो भी आपके पास करते हैं। फ्यूचर क्या करता है, वो एनहांसमेंट की आपकी हेल्प करता है। डाटा सिक्योरिटी, not only does a CRM manage your data, but security allow you to control who has access to certain data and features. आपके पास सीआरएम एक तो ये है कि इफेक्टिव एंड सिक्योर सिस्टम्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई यहाँ पर जो है इशू नहीं है सिक्योरिटी का। ना सिर्फ आपका डाटा जो है सिक्योर करता है, बल्कि क्या करता है, ये कंट्रोल करता है आपके पास उन लोगों को भी जिनके पास आपके डाटा का जो है वो कंट्रोल है, या आपके पास जो भी क्लाइंट के फीचर्स हैं, जो क्लाइंट के या आपके प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनको क्या करता है, उनको बाउंड करता है कि आप सिर्फ जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उन्हीं वही क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो असेस कर सकें आपके पास। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज क्वालिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की या प्रोसेस की इन्हांस करते हैं तो उसका जो है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। एक चीज हमने अभी देखी हमारे पास कि अगर आप प्रोडक्ट की अपने पास क्वालिटी इन्हांस करते हैं तो इट्स मीन दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको हम किस तरह से क्या करें, उसको हम किस तरह से जो है वो इन्हांस कर दें। तो हमें एक चीज तो हमारे पास ये एक बेनिफिट जो हमें है वो नजर आता है। इसको हम देखते हैं हमारे पास एन ऑर्गेनाइजेशन एबल टू प्रोवाइड फॉर द सेम प्राइस अ प्रोडक्ट फॉर द हाई क्वालिटी देन द कम्पिटिटिव प्रोडक्ट इज सर्विंग कस्टमर बेटर। हायर प्रोडक्ट क्वालिटी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी। ना सिर्फ एफिशिएंसी बल्कि आपके पास जो रिलायबिलिटी इशू है उसको भी क्या करता है आपके पास जो है वो उसको भी क्या करता है आपके पास जो है वो इन्हांस करता है।
अब अगर आप डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो आपको नजर आएगा आपके पास कि इंक्रीज क्वालिटी हमारे पास है, इट लीड्स टुवर्ड्स, तो दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो आपके पास ओपन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज रिलायबिलिटी, जो आपके पास रिलायबिलिटी है वो इंप्रूव होगी। सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो आपके पास प्रोडक्टिविटी है वो आपके पास क्या होगी, इन्हांस होगी। ठीक है, दोनों चीजें आपके पास इन क्वालिटी पे डिपेंडेंट, इफिशियंसी एंड आपके पास जो है रिलायबिलिटी। अगर आपके पास प्रोडक्ट रिलायबल है देन यू हैव द हायर प्रॉफिट। अगर आपके पास इंक्रीज प्रोडक्टिविटी तो आपके पास लोअर कॉस्ट। अब आपको इस चीज को देखना है कि वेदर आप जो हैं वो प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस आपका ज्यादा है या जो रिलायबिलिटी की तरफ उसकी तरफ आपके पास ज्यादा है। रिलायबिलिटी मीन आपके रिलायबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी आप इतनी अच्छी दी हुई है, ठीक है, कि मार्केट में आपकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस है कि आप बल्क में जो है वो प्रोड्यूस करें, इकोनॉमीज ऑफ सेल वाला आपके पास जो टारगेट है आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आपके पास जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो आपके पास जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बल्क में जब कोई चीज बनती है तो आपके पास ओवरऑल जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास लो हो जाती है। जबकि इंक्रीज रिलायबिलिटी, आपके पास अगर पायदार मजबूत चीज बनेगी तो आपके पास क्वालिटी में आपके पास क्या होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन क्वांटिटी में क्या होगी, बहुत ज्यादा आपके पास थोड़ी होगी। अब आपके पास दो मेथड हैं कि वेदर यू आर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग क्वालिटी, आप क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी या इम्प्रूविंग द या इंक्रीजिंग द आपके पास रिलायबिलिटी। अगर रिलायबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है तो आपके पास प्राइसेस हायर होंगे और आपके पास प्रॉफिट होगा, आपके पास क्या होगा, हाई होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा करते हैं, प्राइस को लो करते हैं, अगेन आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट आपके पास एंड आउटकम पे ज्यादा होगा। तो आप जिस भी आपके पास जो भी आपके पास टेक्निक है आप उसे यूज करते हो, आपके पास क्या करते हैं कि अपने पास एंड रिजल्ट जो है, प्रॉफिट जो है उसको आपके पास क्या करते हैं, उसको आप इन्हांस करते हैं। अब जहां पे हमने यहाँ पे इंक्रीज्ड क्वालिटी की बात की तो हमारे पास यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हमारे पास है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। टोटल क्वालिटी हमारे पास इट्स फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड स्ट्रेसेस दैट ऑल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू चेन एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस गोल। आपके पास जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये दे आर फोकस ऑन द कंटिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आपने एक स्टेप या एक प्रोसेस क्वालिटी इन्हांस नहीं करनी, बल्कि यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल प्रोसेस। जो आपके पास ओवरऑल एक सिस्टम है जिसमें आपके पास प्रोसेस भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं, आपने उनको क्या करना है, उनको आपने क्या करना है, आपने इनको इन्हांस करना है। यहाँ पर आपके पास जो है आपके पास प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की आपने क्वालिटी उसको भी आपने इन्हांस करना है, और जितनी भी आपके पास वैल्यू चेन एक्टिविटीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनको भी आपने क्या करना है, साथ साथ आपने जो है इन्हांस करना है। तब आप क्या करेंगे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल उसको आप अचीव कर पाएंगे। हमारे पास टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आइडेंटिफाई व्हाट कस्टमर वांट फ्रॉम द गुड और सर्विसेज दैट कंपनी प्रोवाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो परफेक्टली, आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा चीज क्लियर हो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो किसके लिए है, कौन सी सेगमेंट के लिए है, एंड व्हाट आर द कस्टमर नीड्स, या आपके पास कस्टमर नीड्स क्या हैं, व्हाट आर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये आपके पास चीज उससे भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आपने देखना है। आइडेंटिफाई व्हाट कंपनी एक्चुअली प्रोवाइड्स टू द कस्टमर। सेकंडली आपने ये देखना है कि व्हाट कंपनी एक्चुअली प्रोवाइड्स टू द कस्टमर, कस्टमर को कंपनी एक्चुअली प्रोवाइड क्या कर रही है, ठीक है। थर्डली आइडेंटिफाई द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट द कस्टमर वांट एंड व्हाट दे गेट। क्वालिटी गैप आपके पास, कस्टमर को मिल क्या रहा है और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं। अगर आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करें, इट्स मीन दैट योर प्रोडक्ट इज लैकिंग द क्वालिटी, तो आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी उस लेवल तक लानी है। फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर क्लोजिंग द क्वालिटी गैप। जो भी हमने क्वालिटी गैप फाइंड किया, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट क्वालिटी, इसको आप फिल करने के लिए क्या करें, एक मतलब आपके पास जो है वो प्लान होना जरूरी है। सिक्स सिग्मा हमारे पास एक टेक्निक है जिसका हमारे पास काम यह है कि इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी बाय सिस्टमैटिकली इम्प्रूविंग हाउ वैल्यू चेन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एंड देन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड टू मेजर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू चेन एक्टिविटीज हैं क्वालिटी इनहांसमेंट किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड देन यू यूज स्टैटिस्टिकल मेजर्स के आपके पास स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली जो है वो कितनी आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। द गोल ऑफ द सिक्स सिग्मा इज टू इम्प्रूव कंपनी क्वालिटी टू ओनली 3 डिफेक्ट
per million by systematically altering the way all the processes involved in the value chain activities are performed and then carefully measuring how improvement can be made through statistical method। ये हमारे पास दोबारा से वही बात है। Six Sigma shares with TQM its focus on improving value chain activity to improve the quality, but it different from TQM emphasizing top-down organization-wide employment approach, wherein Six Sigma approach is to create team of the expert। ठीक है, चेंज एजेंट के लिए आपके पास हमारे पास आल्सो नोन एज ग्रीन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट टू टेक द कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड देन टू ट्रेन अदर एम्प्लॉयज इन इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन। आपके पास दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एक हमारे पास है सिक्स सिग्मा, एक हमारे पास है TQM। ठीक है, जो हमारे पास TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देन मोस्टली फोकस ऑन द टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर से क्वालिटी टॉप लेवल पे जो भी बताई जाती है उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबकि सिक्स सिग्मा हमारे पास है वो क्या करती है कि टीम ऑफ हायर है कि टीम ऑफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है वो यूज करते हुए क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं एनहांस करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं उस एक्टिविटी के अंदर ताकि वो भी क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। थ्री फैसिलिटीज लेवल, हम जो है वैल्यू चेन की बात करें तो हमारे पास जो तीन डिफरेंट किस्म के हमारे पास हैं डायग्राम कि आप तीन डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट ए में अगर आप ए में देखें आपके पास है प्रोडक्ट लेआउट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड देन यू हैव फाइनल प्रोडक्ट। प्रोसेस लेआउट हमारे पास जो है पहले आप एक प्रोसेस से गुजरा, फिर वही चीज दूसरे प्रोसेस से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। हमारे पास एक एक्टिविटी एक बार नहीं बल्कि शायद आपके पास एक जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के हमारे पास क्या हो वो एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप में है। जिससे आप देखें आपके पास डिफरेंट एक एरोज डले हुए हैं। ठीक है, इन एरोज का मतलब ये कि पहले इस प्रोसेस से गुजरा, फिर इससे गुजरा, फिर इससे और फिर दोबारा वापस उस जगह तक गया। तो आपके पास कोई भी चीज है उसको आपको उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपके पास प्रोसेस आपके पास होते हैं। फिक्स पोजीशन लेआउट यहाँ पर आपके पास ये कि फाइनल प्रोडक्ट है और चार डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इनके आपके पास क्या चारों प्रोडक्ट फाइनल कंपोनेंट में क्या करते हैं इनपुट करते हैं, लेकिन चारों प्रोडक्ट जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन आपके पास जो है वो नहीं होती। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो हमारे पास फोकस है जस्ट इन टाइम जापानीज का है। ठीक है, जो कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो एफिशिएंसी इन्हांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा आपके पास फ्रूटफुल है। इस सिस्टम के मुताबिक हमारे पास गेट कंपोनेंट्स टू असेंबली लाइन जस्ट एज दे नीडेड टू ड्राइव डाउन द कॉस्ट। जब चीज की जरूरत हो तभी आप क्या करें उस चीज को जो है इस्तेमाल करें, अदरवाइज उनके जो है आपके पास यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर डिमांड है तो आप प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, जिसकी डिमांड है वो प्रोडक्ट, अगर डिमांड नहीं है तो आप क्या करें उस चीज को ना बनाएं। मेजर कॉस्ट सेविंग कैन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर एंड रिड्यूसिंग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इसका फायदा आपके पास ये है कि आपके पास जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। कैसे कि आप प्रोडक्ट बना के उनको आप इन्वेंट्री में नहीं रखते, बल्कि जब प्रोडक्ट डिमांड आती है तभी क्या करते हैं उसको बनाते हैं और आपके पास क्या करते हैं सेल कर देते हैं। तो इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट पड़े रहना वेयर हाउसेस के अंदर उसकी भी आपके पास क्या है कॉस्ट वो भी आपके पास सेव होती है। बेनिफिट्स हमारे पास क्या है, फंड्स दैट कैन टाइड अप इन्वेंट्रीज कैन बी यूज समवेयर एल्स। जो आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको आपके पास इन्वेंट्री में पड़ा है, जब डिमांड आएगी तब सेल होगा। तो जो इन्वेंट्री में प्रोडक्ट पड़ा है जो कॉस्ट आपकी आ चुकी है वो जस्ट इन टाइम के थ्रू आपके पास क्या होती है सेव होती है। ठीक है, तो फंड्स आप बनिस्बत के इन्वेंट्री में प्रोडक्ट बनाकर फंसा लें उनको आप किसी और जगह पर क्या कर सकते हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। एरियाज प्रीवियसली यूज टू स्टोर इन्वेंट्रीज कैन बी यूज फॉर अदर मोर प्रोडक्टिव यूजेस। जो आप एरिया या जो आप वेयर हाउसेज जो स्टोर कर रहे हैं जहां इन्वेंट्री उनको आप किसी और प्रोडक्टिव काम के लिए यूज कर सकते हैं। थ्रूपुट टाइम इज रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन ग्रेटर पोटेंशियल आउटपुट एंड क्विकर रिस्पॉन्सेज टू द कस्टमर। ठीक है, आपके पास थ्रेशोल्ड टाइम जो है वो आपके पास बढ़ जाएगा। थ्रूपुट टाइम जो आपने उस वक्त बनाया उस वक्त आपने प्रोडक्ट जो है सेल कर दिया। डिफेक्ट रेट्स आर रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन लेस वेस्ट एंड ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपके कस्टमर डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट बना और वो डिफेक्ट फ्री था। ठीक है, और जल्दी कस्टमर को डिलीवर होगा तो दिस रिजल्ट्स इन इंप्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एक तो हमारे पास होता है इंजीनियरिंग का आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है, द फंडामेंटल री थिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। आप प्रोसेस को री इंजीनियर करते हो, रिकंसिडर करते हो जो हमने प्रोडक्ट बनाया था। ठीक है, उसके डिजाइन को उसकी शेप को आप उनको रिकंसिडर करते हो और आप क्या करते हो कि आप जो है प्रोडक्ट को दोबारा रीडिजाइन करते हो। इससे आपके पास क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी, सर्विसेज और स्पीड तीनों चीजें आपके पास क्या होती हैं आपके पास इन्हांस हो जाती है। हमारे पास इसमें एक और चीज है वो हमारे पास है स्टेज गेट फनल।
हमारे पास इसमें आप देखें हमारे पास एक आइडिया है, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमने शिप की ली है कि आपने एक शिप बनाना है, एक आइडिया आपके पास आए, भरमार आइडिया आपके पास एक आइडियाज़ क्या स्टेज 1 में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्टेज 2 में गए तो वो और थोड़े से उन आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ क्या किए आपने, उनको इम्प्लीमेंट किया, और तीसरे फेज में आपके पास आइडियाज़ आपके पास और भी ज़्यादा कम हो गए। तो आपके पास ये फनल शेप, एक गेट स्टेज डेवलपमेंट फनल शेप है। इस टेक्निक दैट फोर्सेज मैनेजर्स टू मेक चॉइसेस अमंग competing projects so that the functional resources are not spread thinly over too many projects, ठीक है। आप फोकस करेंगे आपको क्या चीज चाहिए, फिर पहले मेन लिस्ट में से आप कुछ निकालें और उनमें से आप क्या करें और कुछ निकालें, तो आप क्या करें उसको आप श्रिंक डाउन करें अपनी चीज को। हम अगर समरी के ऊपर बात करें तो हमने आज का जो हमारा लेक्चर था वो सारे का सारा फोकस हमारा था कि इसके ऊपर वैल्यू चेन मैनेजमेंट के अंदर था, ठीक है। फिर वैल्यू चेन मैनेजमेंट का हमने देखा कि आपके पास फंक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर द कम्पिटिटिव एडवांटेज, आप जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह ले सकते हैं, ठीक है, और फंक्शनल लेवल पर आपके पास किस तरह से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हमने बात की कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं, कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, फंक्शनल लेवल है। फंक्शनल लेवल जो है वो इनपुट है आपके पास किसके लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस लेवल आपको इनपुट दे रहा है किसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए। तो तीनों चीज़ें आपके पास क्या लिंक्ड है, अगर तीनों चीज़ें इन लाइन होंगी और आपके पास कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो क्वालिटी आपके पास क्या होगी, वो आपके पास इनहांस होगी। देन हमने बात की आपके पास जो है TQM की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ हमने जो है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसको भी हमने देखा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपने पास इन्वेंट्रीज को जो है रिड्यूस कर सकते हैं और जस्ट इन टाइम की आप जो है अप्रोच को यूज करते हुए जब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो आप तभी उन्हें बनाएं, ठीक है। तो दिस थिंग विल रिड्यूस द कॉस्ट एज वेल एज इंप्रूव द सर्विसेज, आपके पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की, कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आपके पास क्या है और एक कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो आपके पास क्या होता है। फिर हम बात करेंगे आपके पास कंट्रोल प्रोसेस सिस्टम स्टेप्स के, कंट्रोल के क्या स्टेप्स हैं। देन हम बात करेंगे गोल सेटिंग प्रोसेस के, एंड देन वी शुड लास्टली डिस्कस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आपके पास मैनेजमेंट डिफरेंट स्टाइल है, उसमें हमारे पास एक स्टाइल जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं आप उसके थ्रू क्या करते हैं, परफॉर्मेंस क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।